हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने यूट्यूब पे एक प्रैक्टिस मॉक, एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है जेईई अभ्यास सीरीज के नाम से, जिसमें हम आपके जितने भी अपकमिंग जेईई एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी जेईई हो, चाहे वो डीडीए जेईई हो, इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं एंड आई विश कि ये साल आपके तैयारी का लास्ट ईयर हो और आप अपने ड्रीम डिपार्टमेंट में जल्दी से जल्दी आप अपने ड्रीम डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर पाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे भी ये उम्मीद करूंगा, आपसे भी मैं एक बात बोलूंगा कि आज आप इस दिन खुद से एक प्रॉमिस करो कि अब आने वाले टाइम में आपके पास जितने भी टाइम बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, उस टाइम में आप अपना 100% दोगे। किसमें? अपने प्रिपरेशन में। अब ये टाइम आ गया है कि अब आपको कुछ नहीं करना। अब आप ये मान लो कि ये जो आपका साल रहने वाला है, ये आपके प्रिपरेशन का अंतिम साल रहने वाला है। अब इसके बाद आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अब आप अपने से एक संकल्प लो, आज के दिन एक संकल्प ले लो कि अब मुझे इस बार तो एग्जाम क्रैक करना ही करना है। और अगर मैं सिविल इंजीनियर्स की बात करूं तो उनके लिए ये साल बहुत ही सुनहरा साल हो सकता है, क्योंकि इस बार उनके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर आप देखोगे, आपके पास एसएससी जेईई में वैकेंसी है, इस बार आपके पास झारखंड में वैकेंसी है, राजस्थान में वैकेंसी है, डीडीए जेईई की वैकेंसी है, ये सारे वैकेंसी आपके पास बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार निकल के आ रही है। तो इस बार आप अपने प्रिपरेशन का अंतिम साल बनाओ और अपने ड्रीम डिपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। तो दोस्तों, उसी कड़ी में प्रैक्टिस मॉक आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा ऑफर भी लेके आया है। ठीक है, एक बहुत सुनहरा ऑफर लेके आया है। आप क्या कर सकते हो? देखो, आपके पास गेट, आपके पास सिविल या मैकेनिकल, ये जो दो गेट के एग्जाम है, गेट वालों के लिए, गेट और मैकेनिकल वालों के लिए इसरो पे आपको 20% डिस्काउंट प्रैक्टिस मॉक की तरफ से दिया जा रहा है आज के दिन पे। ठीक है, जिसमें आप क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कोड IND20 ये कोड आपको यूज करना है और आप 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और इस दूसरा अगर आप देखोगे एसएससी जेईई में भी आपको 20% डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई, इन सारे कोर्सेस पे आपको 20% डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। आपको कोड यूज करना IND20। ठीक है, IND20 और आप क्या कर सकते हो? इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब एग्जाम इतना पास है तो आपको पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नई चीजें पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुरानी चीजों का रिवीजन और पुराने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ऐसे क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अब एग्जाम क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। उसकी तैयारी हम यहाँ पे करवा रहे हैं यूट्यूब पे। बाकी जो पॉसिबिलिटी है नए क्वेश्चन बनने की, उसके लिए आप ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। क्योंकि आप रैंडम प्रैक्टिस नहीं, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रैंडम प्रैक्टिस करोगे। अब आपको प्रैक्टिस करना है बिल्कुल वेल डिजाइन टेस्ट सीरीज से, जो कि आपके पास हमने आपके लिए जैसा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे रहे हैं, वैसे हूबहू टेस्ट सीरीज आपको बनाया गया है। और इसमें आप देखोगे तो हर क्वेश्चन के बाद जो एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन में उसके नीचे बहुत सारे की पॉइंट्स ऐड किए गए और बहुत सारे की पॉइंट्स ऐड किए गए। वो कैसे की पॉइंट्स है? वहां से उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने नए क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे वहीं पे कवर करा दिए गए। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है कि आप अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम लगाओ, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी नए इंफॉर्मेशन बन सकते, जितने भी नए कॉन्सेप्ट बन पा रहे हैं, उनको वहीं पे साथ में कवर करते हुए चलो। उसके लिए आपके पास, मैंने बताया कि आपके पास जो एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको अभी 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अब आप इस टाइम पे आप क्या करो, इस टेस्ट सीरीज को जितना जल्दी हो सके इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लो। बाकी अगर मैं बात करूं एसएससी जेईई, जिसको केवल प्री के लिए, पेपर 1 के लिए, जिसको केवल पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, उसके लिए ये तो और सस्ता, आप 399 में ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे, आप सबसे पहले एक काम कर लो, वहाँ पे एक फ्री मॉक दिया हुआ है आपको और एक प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। ठीक है, आप उसकी एनालिसिस करो, देखो वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे टेस्ट सीरीज फ्रेम किया गया आपके एग्जाम में आपके प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देगा, ताकि आप एग्जाम को क्या करो, बहुत ही ईजिली क्रैक कर पाओ। ठीक है, ये सारी बातें हुई, ये सारी बेसिक बातें हो गई। मैंने आपको बता दिया 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अब जितना जल्दी हो पाए जाके आप इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, आप इस कोर्स को, आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करो। ठीक है,
सो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है उसको देखते हैं, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो किस पे, स्लम टेस्ट पे है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्लम टेस्ट पे। हमने पिछले क्लास में बात किया था वर्केबिलिटी का। हमने देखा था कि वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, उसके पीछे ने पूरे लॉजिक के साथ चीज़ों को कवर किया था। आपको रटना नहीं है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि इस चीज़ों को आपको रटना नहीं है। आप हर चीज़ को रिलेट करके निकाला जा सकता है, और जब हर चीज़ को रिलेट करके उसका आंसर निकाल सकते हो तो आपको रट के नहीं जाना एग्जाम में, ताकि एग्जाम में गलती करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, ठीक है। तो सीधे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपका स्लम टेस्ट पे। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इन स्लम टेस्ट ईच लेयर ऑफ कंक्रीट इज कंपैक्टेड बाय स्टील रॉड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 mm डायमीटर। आपसे ये बोला जा रहा है कि जब आप स्लम टेस्ट करते हो, उस स्लम टेस्ट में जब आप कंपैक्शन करते हो ईच लेयर का, तो उस टाइम जो कंपैक्शन के लिए जो टैंपिंग रॉड यूज करते हो, उस टैंपिंग रॉड की लेंथ कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर होता है, और उसका जो डायमीटर होता है 16 mm होता है। सबसे पहली बात आप यही याद रख लो, जो टैंपिंग रॉड होता है, जो टैंपिंग रॉड का लेंथ कितना होता है, लेंथ होता है 60 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है, 16 mm होता है। तो 60 और 16 60 क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, और 16 mm क्या हो गया, डायमीटर हो गया। दूसरी बात, अब ये बताओ कि आप देखो स्लम टेस्ट करते कैसे हो। अगर मैं बात करूं स्लम टेस्ट आप करते कैसे हो, अगर इसकी बात किया जाए तो आपके पास क्या होता है, स्लम टेस्ट के लिए आपके पास एक मोल्ड होता है, ठीक है। क्या होता है आपके पास, यहाँ पे एक मोल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आपके पास एक मोल्ड होता है। आपके पास क्या होता है, आपके पास ये मोल्ड होता है। आप क्या करते हो, इस कंक्रीट को इस मोल्ड में फिल करते हो, ठीक। और जब कंक्रीट को इस मोल्ड में फिल करते हो, कंक्रीट को क्या करो, कंक्रीट को इस मोल्ड में आप फिल करोगे, ठीक है। आप जब इस कंक्रीट में इसकी फिलिंग कैसी होती है, इसकी फिलिंग 4 लेयर में होती है। मैंने आपको चीज़ बताया था पिछले क्लास में कि आप जब कंक्रीट में मोल्ड में जब कंक्रीट आप फिल करते हो, तो जो फिलिंग होती है आप इसको 4 लेयर में कंक्रीट को फिल करते हो। कितने लेयर में, 4 लेयर में फिल करते हो। जब आप स्लम टेस्ट कर रहे होते हो, तो स्लम में जब कंक्रीट की फिलिंग करते हो, ये फिलिंग कितने लेयर में करते हो, 4 लेयर में करते हो, और ईच लेयर को 25 नंबर ऑफ ब्लोज लगाते हो। इस लेयर को इस लेयर की कंपैक्शन करते हैं, कितने नंबर ऑफ ब्लोज से, 25 नंबर ऑफ ब्लोज से। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें आपसे, ये जो कंक्रीट आपके पास है, ठीक है, ये जो आपने कंक्रीट को फिल किया, कितने लेयर में फिल किया, ये आपने कंक्रीट फिल किया 4 लेयर में, ठीक है। 4 लेयर में आपने कंक्रीट को फिल किया, ठीक है। आप क्या करोगे, इस कंक्रीट को 4 लेयर में फिल करोगे। पहला लेयर है, ये पहला लेयर है, ठीक है। इस कंक्रीट को आप 4 लेयर में फिल करोगे, आपके पास ये पहला लेयर है, और ईच लेयर को, प्रत्येक लेयर को 25 नंबर ऑफ ब्लोज से क्या करोगे, कंपैक्शन करोगे। इसका कंपैक्शन क्यों करोगे, ताकि क्या होगा, कंक्रीट से जो इंट्रैप्ड एयर हो, ताकि जो कंक्रीट से इंट्रैप्ड एयर हो वो क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए। अच्छा, एयर रिमूव करना क्यों जरूरी है, एयर रिमूव करना इसलिए जरूरी है कि अगर कंक्रीट में वाइट्स बच जाएंगे, बच जाएंगे तो ये कंक्रीट के स्ट्रेंथ को रिड्यूस कराते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कि इस मोल्ड में हम कंक्रीट को 4 लेयर में फिल करते हैं, 4 लेयर में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 4 लेयर में इसको फिल करते हैं। दूसरी बात, और ईच लेयर कंपैक्टेड बाय 25 नंबर ऑफ ब्लोज। कितना, 25 नंबर ऑफ ब्लोज बाय टैंपिंग रॉड। किससे, टैंपिंग रॉड होता है आपके पास, टैंपिंग रॉड, ठीक है। और इस टैंपिंग रॉड के बारे में हमने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इस टैंपिंग रॉड का जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ होता है कितना होता है, 60 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है, 16 mm। तो स्लम टेस्ट से ये क्वेश्चन बन सकता है, और हमने एक और बात बताया था आपको लास्ट क्लास में कि ये जो स्लम्प होती है, ये जो स्लम्प की जो टॉप विड्थ होती है, स्लम्प का जो टॉप विड्थ होता है कितना होता है, ये होता है 10 सेंटीमीटर, और जो बॉटम विड्थ होता है 20 सेंटीमीटर होता है, और जिसकी हाइट होती है कितना होती है, ये होता है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्लम टेस्ट में इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे चेक करेंगे, और क्या क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ये सारी बात यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम बात करें स्लम टेस्ट की, तो स्लम टेस्ट जो है वर्केबिलिटी के, स्लम टेस्ट से हम क्या करते हैं, सबसे पहला बात कि स्लम टेस्ट से हम क्या मेजर करते हैं, स्लम टेस्ट में मेजर करते हैं वर्केबिलिटी। क्या मेजर करते हैं, जो स्लम टेस्ट, ये किसके लिए, ये है वर्केबिलिटी निकालने के लिए,
इससे क्या मेजर करते हैं, इससे हम मेजर करते हैं वर्केबिलिटी मेजर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए आपके पास बहुत सारे टेस्ट है। आपके पास स्लम्प टेस्ट है, आपके पास कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, आपके पास वीबी टेस्ट है, आपके पास फ्लो टेबल टेस्ट है। तो इन सारे टेस्ट की सुटेबिलिटी अलग अलग कंक्रीट के लिए अलग अलग सुटेबिलिटी निकल के आती है, अलग अलग टेस्ट का। तो हर टेस्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्लम टेस्ट की सुटेबिलिटी कहाँ निकल के आती है, तो ऐसे कंक्रीट जिसकी वर्केबिलिटी, जिसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या हो, जिसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मीडियम टू हाई हो। क्या मीडियम टू हाई वर्केबल। तो मीडियम टू हाई वर्केबल कंक्रीट अगर आपके पास है तो उसके लिए जो सबसे सुटेबल टेस्ट होगा वो कौन सा होता है, स्लम टेस्ट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर टेस्ट की अपनी एक सुटेबिलिटी है, ठीक है। अलग अलग डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के लिए हम अलग अलग टेस्ट प्रेफर करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपके पास जो कंक्रीट है उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मीडियम टू हाई है, तो आप कौन सा टेस्ट प्रेफर करोगे, तो उसके लिए आपके पास कौन सा टेस्ट है, उसके लिए आपके पास स्लम टेस्ट है। तो आप देखो स्लम टेस्ट सबसे पहला पॉइंट, सबसे सिंपल टेस्ट है। आप इसको लैब और फील्ड दोनों जगह परफॉर्म कर सकते हो। तो आप इसको क्या परफॉर्म, लैब में भी परफॉर्म कर सकते हो और कहाँ पे कर सकते हो, फील्ड में भी परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे सिंपल और मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है, इसको लैब और फील्ड दोनों जगह परफॉर्म कर सकते हो। दूसरी बात अगर हम बात करें स्लम टेस्ट की, ये सबसे सिंपल टेस्ट तो है लेकिन ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के नहीं देता है, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट ये निकाल के नहीं दे पाता है। सिंपल तो है बट ये एक्यूरेट नहीं है। एक और बात अगर बताएं, ये आपको वर्केबिलिटी की जगह पे अगर हम मोर स्पेसिफिक बात किया जाए आपसे, तो ये वर्केबिलिटी की जगह पे कंसिस्टेंसी निकाल के देता है। ये वर्केबिलिटी की जगह पे कंसिस्टेंसी निकाल के देता है। वो अलग बात है कि जो कंसिस्टेंसी है वो कहीं ना कहीं वर्केबिलिटी से रिलेट हो रहा होता है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये ऐसा क्यों होता, क्योंकि ये जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करने वाले जो सारे फैक्टर हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वर्केबिलिटी को कितने सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। वो सारे फैक्टर को स्लम टेस्ट में कंसीडर नहीं कर पाते हैं। अगर सारे फैक्टर को स्लम टेस्ट में कंसीडर नहीं कर पाते, ये वर्केबिलिटी जगह हमको क्या निकाल के देता है, कंसिस्टेंसी निकाल के देता है। और कंसिस्टेंसी हमने आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, फ्लूडिटी या मोबिलिटी से मतलब है कि कंक्रीट की फ्लूडिटी कितना या कंक्रीट की मोबिलिटी कितना है। तो वो बात अलग है कि ये क्या देता है, वर्केबिलिटी निकाल नहीं देता, बट हम क्या करते हैं, इस कंसिस्टेंसी को डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं, किससे, वर्केबिलिटी से। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ये तो भूलना ही नहीं, हर टेस्ट की सुटेबिलिटी अलग निकल के आती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या मीडियम से हाई वर्केबिलिटी से अगर कंक्रीट आपके पास है तो कौन सा टेस्ट प्रिपेयर करते हो, स्लम टेस्ट प्रिपेयर करते हो। अच्छा, ऑपरेटर्स कौन सा यूज करते हो, आपके पास है मेटालिक मोल्ड होता है, हमने आपको बताया, अभी आपको पीछे डायग्राम बनाया था कि आपके पास यहाँ पे मेटालिक मोल्ड होता है, जहाँ पे किस शेप का होता है, फ्रस्टम शेप का होता है, और आपके पास टैंपिंग रॉड होता है। टैंपिंग रॉड का लेंथ हमने बताया, लेंथ कितना होता है, 60 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना था, 16 mm होता है, ठीक है। तो ये बात हो गया किसका, अगला स्लाइड चेक करना, अगला क्या। अब आपके पास हमने बताया कि क्या करते हैं, मोल्ड में कंक्रीट को क्या करते हैं, 4 लेयर में फिल करते हैं, और ईच लेयर को 25 नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ टेम्परिंग रॉड से क्या करते हैं, उसकी कंपैक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना होता, उसके बाद जो आपने स्लम्प यूज किया उस स्लम्प को आप क्या करते हो, ऊपर की तरफ रेज करके हटा लेते हो, ठीक है। स्लम्प को क्या करते हो, स्लम्प को हटा देते हो। और जब आप स्लम्प को हटाओगे तो आप जो उसके अंदर कंक्रीट फिल करोगे, वो कंक्रीट क्या करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी उसमें कुछ आपको वो सब्सिडाइज होगा, वो कंक्रीट क्या करेगा, वो कंक्रीट सब्सिडाइज होगा। और जब वो कंक्रीट सब्सिडाइज होगा, आप एक चीज समझना, जब वो कंक्रीट सब्सिडाइज होगा तो इस तरीके से शेप आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। हुआ क्या, आप ये आपके पास ये मोल्ड है, ठीक है, ये आपके पास ये मोल्ड है। इस मोल्ड में आपने क्या किया, इस मोल्ड में आपने कंक्रीट को भरा, ठीक है, इस मोल्ड में आपने कंक्रीट को भरा। और जब कंक्रीट को भरने के बाद आप जब इस मोल्ड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके इसको हटाओगे, जब इसको इस मोल्ड को आप हटा रहे होगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये आपके कंक्रीट कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, या तो आपके पास ऐसे ये शेप मिल सकता है, या ये शेप मिल सकता है, आपको पास ऐसे कुछ शेप देखने को मिलेंगे। तो अब क्या करेगा, जब आप इस मोल्ड को हटा दोगे, वहां से रिमूव करोगे, तो ये कंक्रीट कुछ सब्सिडाइज होगा, ये कंक्रीट क्या होगा, कुछ नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ये जो कंक्रीट क्या करेगा, कुछ नीचे की तरफ बैठ जाएगा, ठीक। और जब ये नीचे की तरफ ये कंक्रीट बैठेगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम स्केल से मेजर कर लेंगे कि ये कंक्रीट कितना सब्सिडाइज हुआ, ये कंक्रीट कितना सब्सिडाइज हुआ। और ये कंक्रीट जितना सब्सिडाइज होगा उसी को हम बोलते हैं स्लम्प वैल्यू, ठीक है। आपको समझना है कि स्लम टेस्ट में क्या करते हैं, स्लम टेस्ट में स्लम्प वैल्यू निकालते हैं। स्लम्प वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब आप मोल्ड को ऊपर करके हटा लोगे, जब एक बार मोल्ड को आप वहां से रिमूव कर लोगे तो कंक्रीट को सब्सिडाइज हो जाएगा। और जब कंक्रीट जितने अमाउंट से सब्सिडाइज हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्लम्प वैल्यू। और इसी स्लम्प वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं इसी स्लम्प वैल्यू को रिपोर्ट कर देते हैं किसके लिए, वर्केबिलिटी के लिए। तो वर्केबिलिटी को हम किससे रिपोर्ट करते हैं, स्लम्प वैल्यू से। अच्छा देखो, जीरो स्लम्प मतलब अगर आप सोचो कि
वाटर भाई अगर वाटर कंटेंट बहुत कम है, अगर वाटर कंटेंट बहुत कम है तो ये इसमें जो सब्सिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा वो सबसे कम देखने को मिलेगा। अगर कम मिल रहा है, अगर जीरो मिल रहा है तो इसको जीरो स्लम्प बोल देते हैं। अच्छा एक और बात, ये जो शेप आपको देखने को मिल रहा है ये अलग अलग शेप, ये शेप कुछ ऐसा शेप मिल रहा है, यहाँ पे कुछ अलग शेप मिल रहा है। ये जो शेप है ये आपको क्या बताएगा, ये शेप आपको प्रॉपर्टी, देखो दो चीज निकल गई, एक तो स्लम की वैल्यू कि कंक्रीट कितने वैल्यू से सब्सिडाइज हुआ, दूसरा इस कंक्रीट का स्लम का शेप, ये देखो शेप कैसा है, ठीक है। ये अलग अलग शेप आपको क्या बताएंगे, ये बताएंगे कंक्रीट कितना कोहेसिव है, ठीक है। ये कोहेसिव नेचर बताएगा कंक्रीट का। इसका मतलब अगर कंक्रीट कम सब्सिडाइज हुआ इसका मतलब उसका कोहेसिवनेस ज़्यादा है, अगर कंक्रीट कम सब्सिडाइज हुआ उसका मतलब कोहेसिवनेस उसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादा कोहेसिव, ठीक है, यहाँ पे लेस कोहेसिव, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कोहेसिव कंक्रीट कौन सा, ये है, ठीक है, और सबसे कम कोहेसिव कंक्रीट ये है, ठीक है। और ये शेप देख के बता सकते हैं, इसके अलग अलग नाम है, इसको ट्रू स्लम्प बोलते हैं, इसको सीयर स्लम्प बोलते हैं, इसको कोलैप्स स्लम्प बोलते हैं और इसको जीरो स्लम्प बोलते हैं। तो ये तो सारे बात होंगे किसका, ये सारे बात हो गए स्लम्प टेस्ट का, ये सारे बात हो गए स्लम्प टेस्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास 4 टेस्ट हैं, चार क्या आपके पास 5 टेस्ट निकल के आते हैं टोटल वर्केबिलिटी निकालने के लिए। वो पांचों टेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर सारे क्वेश्चन अभी हम देखेंगे आगे किस तरीके से क्वेश्चन बने आपसे एग्जाम में पहले, और क्या क्वेश्चन नए बन सकते हैं आप ये देख लो। स्लम्प टेस्ट से इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता। स्लम्प टेस्ट से अगर क्वेश्चन बनना होगा इसी बीच में आपसे बन जाएगा, ठीक है। चेक करना इसमें क्या था कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज हम यूज करते हैं, कितने नंबर ऑफ ब्लोज से हम क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। कंपैक्शन करते हैं 25 नंबर ऑफ, ठीक है, ठीक है। कितना 25 नंबर ऑफ ब्लोज हम अप्लाई करते हैं किसका, टैंपिंग रॉड का, किसके लिए, कंपैक्शन के लिए, ठीक है। ये बात हो गया स्लम्प टेस्ट की। अब अगला क्वेश्चन चेक करना, अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, ठीक है, सेम बात, वही बात अभी हमने आपसे बोला था, आपसे क्या बोला था कि स्लम्प टेस्ट किसके लिए सूटेबल है, अगर कंक्रीट की वर्केबिलिटी मीडियम से हाई वर्केबल कंक्रीट है उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, स्लम्प टेस्ट प्रिपेयर करेंगे। सवाल यहाँ पे क्या, सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेरी लो वर्केबिलिटी किसके लिए, यहाँ पे अभी बोला जाएगा आपके पास वर्केबिलिटी जो है वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे। तो हमने अभी आपको बताया कि आपके पास कौन सा टेस्ट है, स्लम्प टेस्ट है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, वीबी टेस्ट है, फ्लो टेबल टेस्ट है। ये सारे टेस्ट किसके लिए, वर्केबिलिटी के लिए। तो सबकी सूटेबिलिटी अगर हम चेक करें, आपको मैं जल्दी से सबकी सूटेबिलिटी के बारे में बताऊं कि सर आप बता दो कि स्लम्प टेस्ट की सूटेबिलिटी क्या है, स्लम्प टेस्ट की सूटेबिलिटी क्या है, ठीक है। दूसरा आपके पास कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, ठीक है। तीसरा आपके पास क्या, वीबी टेस्ट है। और ये सारे टेस्ट पे क्वेश्चन बने हुए पहले से, सारे टेस्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। फ्लो टेबल टेस्ट है, ठीक है। देखो आपसे केवल पूछा गया था किसके लिए, वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सारे टेस्ट की सूटेबिलिटी या एक ही बार में चेक करो ना। आपको 10 सवाल लगाने की क्या जरूरत है, आपको पता है कि इसके पहले क्वेश्चन अगर इस बार पूछा वेरी लो के लिए तो अगली बार क्वेश्चन क्या बन सकता है, मीडियम टू हाई के लिए। तो स्लम्प टेस्ट किसके लिए, स्लम्प टेस्ट सूटेबल है मीडियम टू हाई, हमने अभी पीछे बताया। तो मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी, राइट। अगला क्या है, अगर हम बात करें कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट की तो इसकी जो वर्केबिलिटी निकल के आती है किसके लिए सूटेबल है, ये है सूटेबल मीडियम टू लो के लिए। अभी हमने मीडियम के लिए हाई, मीडियम टू हाई बोला, अब ये मीडियम टू लो वर्केबिलिटी। अगला अगर बात करें वीबी टेस्ट की, तो वीबी टेस्ट की जो सूटेबिलिटी निकल के आती है वो किसके लिए निकल के आती है, ये लो टू वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए निकल के आती है। लो टू वेरी लो, लो टू वेरी लो वर्केबिलिटी, ठीक है। और अगला जो है वो कौन सा है, वो हाई टू वेरी हाई, हाई टू वेरी हाई, राइट। तो ये 4 पॉइंट, ये 4 टेस्ट आपके पास है, ठीक है। ये 4 टेस्ट आपके पास है और मैं बता रहा हूं कि इन चारों से आपसे इसके पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। मैंने आपके पास एक क्वेश्चन लेके आया और ये 4 क्वेश्चन, ये 4 नए क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्लम्प टेस्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपसे कौन सा पूछा जाए, वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए आप चेक कर लो, वेरी लो कौन सा आएगा, वीबी टेस्ट आएगा। तो वेरी लो के लिए कौन सा टेस्ट हो गया, वीबी टेस्ट हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि इस तरीके से तैयारी करनी है, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है तो उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन बन जाए वहीं पे, ठीक है। उससे रिलेटेड आप क्या करो, बाकी क्वेश्चन वहीं पे कवर कर लो। और हमने टेस्ट सीरीज में कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया है कि हमने जहां पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया वहां पे क्या किया, वहां पे उससे रिलेटेड जितने पॉइंट है उसको की पॉइंट के रूप में आपके सामने हमने वहां पे रख दिया, ताकि आप क्या कर पाओ, अगर कुछ नया क्वेश्चन वहां से बने तो वहीं पे कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, कंक्रीट
अटेन्स मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन, आपसे ये पूछा जाएगा जो कंक्रीट है वो अपने स्ट्रेंथ का मेजर पार्ट कितने दिन में अटेंड कर ले रहा है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर बात करूं कंक्रीट की स्ट्रेंथ की, अगर मैं बात करूं कंक्रीट की स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये क्या होता है, तो अगर कितने दिन की स्ट्रेंथ को हम कंक्रीट के स्ट्रेंथ से रिपोर्ट करते हैं, तो आप जब लैब में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हो, ठीक है, जब आप लैब में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हो तो किस साइज के क्यूब पे करते हो आप, क्या कौन से साइज का क्यूब लेते हो, 150 mm के साइज का क्यूब लेते हो, और उस 150 mm साइज के क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकालते हैं किसमें, 28 डेज के बाद, 28 डेज के क्यूरिंग के बाद। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें कि जो 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है किसकी, 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब, ठीक है, 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब, ठीक है। जो 150 mm की क्यूब हम कंसीडर करते हैं किसमें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में, उसका जो 28 डे के बाद जो हम स्ट्रेंथ निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रिपोर्ट करते हैं किससे, कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से या कंक्रीट के स्ट्रेंथ से। और दूसरी बात, अगर आपसे ये बोला जाए ये जो 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम रिपोर्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के स्ट्रेंथ से, और इसको हम एक और टर्म से बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोल देते, ठीक है। सिंपल बात है, आप सबको पता होगा ये बात, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते, ठीक है, सिंपल बात है, सबको पता होगा, ठीक है। तो आते अपने नए क्वेश्चन पे। तो अगर आपसे, हाँ दूसरी बात, अब एक बात जो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो मेजर पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट कितने दिन में अटेंड करता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से समझना। इस चीज़ को अगर मैं बताऊँ कि जो कंक्रीट है, ठीक है, वो जो कंक्रीट हमने जिस कंक्रीट की बात अपन कर रहे हैं, ये जो कंक्रीट का 1 डे का स्ट्रेंथ, ठीक है, इसका अगर हम बात करें 1 डे स्ट्रेंथ की, ठीक है, 1 डे स्ट्रेंथ, अगर इसकी बात करें 3 डेज की 3 डे स्ट्रेंथ, 7 डेज स्ट्रेंथ, आपके पास 14 डेज स्ट्रेंथ, 28 डेज स्ट्रेंथ, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बात बताया कि जो 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें जो कंक्रीट की, जो कंक्रीट की 1 डे स्ट्रेंथ है वो कितना होता है, देखो सबसे सिंपल बात है, अगर हम सिंपल बताएं, जो 28 दिन की स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, और इसी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम बोल देते हैं यही क्या है, यही कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब अगर हम 28 डे स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 99 कितना, लगभग 99%, लगभग 99% कितना, ये होता है टोटल स्ट्रेंथ का 99%, ठीक है, ये होता है टोटल स्ट्रेंथ का 99%। दूसरा अगर हम बात करें इसके 1 डे स्ट्रेंथ की, तो एक दिन में कम से कम 16% स्ट्रेंथ कर लेता है। अगर हम बात करें 3 दिन की, 3 दिन के जो स्ट्रेंथ होता है इसका कितना 40% होता है, और जो इसका 7 दिन का स्ट्रेंथ होता है ये कितना होता है, 65% होता है, और 14 दिन का स्ट्रेंथ कितना, 90% होता है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ आपको एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि इस पे हर एक पॉइंट पे। अच्छा, एक सवाल ये बनता है, क्वेश्चन ये कि ये जो 28 डेज का स्ट्रेंथ है ना, सॉरी, ये जो 28 डेज का स्ट्रेंथ है और ये इसका जो 7 डेज का स्ट्रेंथ है, इसके पीछे एक रिलेशन है। रिलेशन ये कभी कभी पूछा जाता है कि जो 7 डे का स्ट्रेंथ है ये 28 डे के स्ट्रेंथ का कितना 2/3 है, ठीक है, कितना 2/3 है, ठीक है, ये कितना 2/3 है। और ये जो 28 दिन की स्ट्रेंथ है यहाँ पे 40% है, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना मानते हैं, हाफ, कितना, हाफ ऑफ 28 डे स्ट्रेंथ। ये अप्रॉक्सीमेट बातें चल रही है, या मैं आपसे, अब ये मैं आपके यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है कि जो कंक्रीट की 7 डे की स्ट्रेंथ होती है वो कितना होता है, 2/3 होता है किसका, 28 दिन के स्ट्रेंथ का। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये टेबल याद होना चाहिए, और सेपरेटली आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि जो 7 डे की स्ट्रेंथ होती है वो कितना होता है, 2/3 होता है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि 3 दिन की जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है कितना होता है, हाफ ऑफ द 28 डे स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो ये टेबल आप याद रख लो कि एक दिन में ये स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से एक बात ये भी समझ जाओ कि अगर आप एजिंग ऑफ कंक्रीट, अगर कंक्रीट का एज बढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर आप कंक्रीट का एज बढ़ा रहे हो उसके साथ साथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया,
अब क्वेश्चन चेक कर लो क्या है कि कंक्रीट अटेंस मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, मतलब कितना, अगर हम बोले 2/3 स्ट्रेंथ कंक्रीट कितने दिन में अटेंड कर रहा है, 7 दिन में अटेंड कर रहा है। अगर कंक्रीट 2/3 कितना टोटल स्ट्रेंथ, कितना टोटल, अगर आपसे पूछा जाए कि कंक्रीट टोटल स्ट्रेंथ कितने दिन में अटेंड कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 99% स्ट्रेंथ 28 दिन में अटेंड कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं मेजर पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ की, मतलब 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ कितने दिन में गेन कर रहा है, तो 7 दिन में। 7 दिन मतलब कितना हो गया, 1 वीक। ठीक है, 7 दिन का मतलब हो गया कितना, 1 वीक। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 18 के पार्ट हो जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन चेक कर लो। अगला क्वेश्चन क्या आपके पास है, ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करो जल्दी से आपके पास क्या। तो आपके पास अगला क्वेश्चन ये कि M20 ग्रेड कंक्रीट इंप्लाइज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब्स एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग पीरियड। ठीक है, एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग पीरियड। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, यहाँ पे M20 बात किया, ठीक है, यहाँ पे M20 बात करा गया। अगर हम बात करें किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, जहाँ पे x क्या उस ग्रेड का नंबर डिनोट कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू इस क्वेश्चन में 20 है, तो ये जो x रिप्रेजेंट करता है, ये जो x क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो नंबर x है, ठीक है, ये जो नंबर x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और अभी हमने पीछे बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, जो 150 mm की क्यूब हम यूज करते हैं उसका 28 दिन का स्ट्रेंथ तो क्या होता है, वो होता है कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो M20 में 20 क्या, ये 20 क्या हो गया, ये 20 हो गया आपको कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और कितना होता है इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकल जाती है, जो यूनिट 20 है, ये 20 का जो यूनिट होता है क्या होता है, ये मेगा पास्कल होता है, ये 20 मेगा पास्कल। क्या ये जो स्ट्रेंथ, यहाँ से स्ट्रेंथ कितना रिपोर्ट करोगे, स्ट्रेंथ जो निकल जाएगी वो कितना निकल जाएगी, 20 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल मतलब कितना, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये कन्वर्जन आप एकदम रट लो कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर में कितना होता है, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, ये कन्वर्जन बार बार देखने को मिलेगा कि आप मेगा पास्कल को किस में कन्वर्ट करना है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लो कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो इस चीज़ को आप आसानी से यहाँ पे गलती नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों आंसर है, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 मेगा पास्कल। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लो कि ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखो, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन, कंपैक्शन क्यों करते हैं, सिंपल बात है, कंपैक्शन आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, कंपैक्शन क्यों करते हैं, तो कंपैक्शन क्यों करते हैं हम, आज से क्या पूछा है, कंपैक्शन क्यों करते हैं। तो कंपैक्शन का मतलब सिंपल है, क्या मतलब है, कंपैक्शन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ, बस इतना बात है बताना चाहिए, रिमूवल ऑफ इंट्रैप्ड एयर सो एज इट्स स्ट्रेंथ। इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज, इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी इंक्रीजेज। ठीक है, अगर आप क्या करते हो कंपैक्शन में, क्या करते हैं, जो इसके इंट्रैप्ड एयर होते हैं, कंपैक्शन में क्या करते हैं, कंपैक्शन में क्या करते हैं कि जो इसके इंट्रैप्ड एयर को क्या करते हैं, इसके इंट्रैप्ड एयर को हम रिमूव करवाते हैं। और जब इंट्रैप्ड एयर रिमूव हुआ मतलब हमने क्या किया, वाइड रेशियो को इसमें कम कर रहे होते हैं। और जब वाइड रेशियो कम करते हैं तो जो वाइड रेशियो कम करते हैं तो कंक्रीट की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब कंक्रीट की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है और कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो आप ये बात ध्यान रख लो कि जब आप कंपैक्शन करते हो, कंपैक्शन में क्या करते हो, वाइड रेशियो को क्या करते हो, वाइड रेशियो को डिक्रीज करते हो। क्या करते हो यहाँ पे, इसका जो वाइड रेशियो है, वाइड रेशियो क्या होता है, वाइड रेशियो डिक्रीज होता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको निकल के आती है। अगर आप कंपैक्शन करते हो तो कंपैक्शन करने से क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होता है। और डेंसिटी इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगा, और वाइड रेशियो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो क्या हो गया ऑप्शन कि कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट, गलत बात है। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, गलत बात है। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर क्या होता है, ये होता है कंसोलिडेशन। आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि कंसोलिडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। और कंपैक्शन क्या करता है, इंक्रीज द डेंसिटी, डेंसिटी क्या करेगा, कंक्रीट डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास है, देख लो कंपैक्शन से क्या प्रॉपर्टी निकल के आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करो, क्या अगला क्वेश्चन चेक करना, ये कंपैक्शन हो गया। इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। ठीक है, अगर आप
मॉइस्चर कंटेंट अगर कंक्रीट का इंक्रीज करते हो तो क्या फर्क पड़ता है कंक्रीट में, ये आपसे पूछा गया सवाल। ठीक है, चेक करना क्या पूछा जा रहा है। एक बात बताओ कि अगर आप कंक्रीट में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दोगे, अगर आप कंक्रीट में मॉइस्चर कंटेंट, हमने वर्केबिलिटी में एक बात करा था कि अगर आप कंक्रीट की मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहे हो, लेकिन कैसे, बाय कीपिंग सेम W/C रेशियो। अगर आप W/C रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए, अगर आप W/C रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए वाटर कंटेंट का अमाउंट बढ़ा देते हो तो वर्केबिलिटी क्या निकल करती है, बढ़ जाती है। वर्केबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पे किस पे, स्ट्रेंथ पे। सवाल किस पे, स्ट्रेंथ पे। कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा दे रहे हो तो स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आप सवाल ये, तो आप एक बात सुनो जल्दी से, जिस तरीके से हमने क्या किया था, जिस तरीके से हमने वर्केबिलिटी समझा था कि वर्केबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है डिफरेंट कंडीशन पे, उन सारी की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बात करते हैं एक ही बार में स्ट्रेंथ की कि सर स्ट्रेंथ जब आप, स्ट्रेंथ कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है, हम बात करेंगे स्ट्रेंथ किस तरीके से अफेक्ट होता है। ठीक है, हम क्या बात करेंगे, स्ट्रेंथ किस तरीके से अफेक्ट होता है। कंपैक्शन हो गया, ठीक है, इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं किसका, कहाँ गया सवाल। ठीक है, क्वेश्चन ये कि अगर बताओ कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाओगे तो क्या होगा। देखो, अगर एक बात बताओ, अगर आप W/C रेशियो बढ़ा, अगर W/C रेशियो को आप क्या करोगे, W/C रेशियो आप इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप W/C रेशियो इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, ये क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है। अच्छा, क्यों रिड्यूस होगा। ठीक है, आप देखो, अब अगर W/C रेशियो बढ़ाए, W/C रेशियो बढ़ाने का मतलब है कि आपने क्या किया, आपने वाटर कंटेंट को क्या किया होगा, वाटर कंटेंट को बढ़ाया होगा और सीमेंट कंटेंट को कम किया होगा। आपने क्या किया होगा, वाटर कंटेंट को बढ़ाया होगा और सीमेंट कंटेंट को कम किया होगा। ठीक है, तो इससे होता क्या है, जब आप कंक्रीट में वाटर के अमाउंट को बढ़ा दोगे तो वाटर क्या करेगा, वाटर जितना अमाउंट ऑफ वाटर जरूरत होगी किसमें, कंक्रीट के सीमेंट के हाइड्रेशन में, जितना अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड होगा किसके लिए, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए, वो अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे यूज हो जाएगा। लेकिन जो वाटर बच जाते हैं वॉइड्स में, वाटर क्या करते हैं, वाटर बाद में क्या करते हैं, वाटर बाद में इवापोरेट होते हैं। ठीक है, वाटर बाद में क्या करते हैं, इवापोरेट कर जाते हैं। और जब वाटर बाद में इवापोरेट करता है उस टाइम पे वाटर क्या करता है, अपने जगह पे कुछ खाली स्थान छोड़ के जाता है। जब वो अपने जगह पे कुछ खाली स्थान छोड़ जाता है तो ये क्या करता है, ये जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं कब, वाटर की इवापोरेशन के बाद, वो क्या करता है, कंक्रीट के स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, आपके पास एक ग्राफ निकल के आता है कि आपके पास जो W/C रेशियो, ठीक है, W/C रेशियो और स्ट्रेंथ के बीच एक ग्राफ निकल के आता है। क्या ग्राफ निकल के आता है, इसको देख लो आप। ठीक है, आपके पास ये ग्राफ निकल के आता है, तो जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ वर्सेस W/C रेशियो, ठीक है, इसका जो ग्राफ बन गया था, क्या बन गया था, ये ग्राफ बन गया था इसका। ठीक है, ग्राफ ये बन के आता है कि अगर आप W/C रेशियो बढ़ाओगे तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। और देखो, बहुत सारे फैक्टर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एब्राहम्स लॉ, जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, W/C रेशियो पे। और ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है W/C रेशियो, किसके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है W/C रेशियो। ठीक है, ये बात हो गया कि अगर आप, इसका मतलब ये हो गया, अगर आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाओगे, तो क्या हो जाएगा, अगर आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाओगे तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, कंक्रीट का रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर आप वाटर कंटेंट बढ़ाओगे तो इसका स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा। ठीक है, ये बात हो गया। अब अगला क्वेश्चन चेक करने गया, अगला क्वेश्चन चेक कर गया। अगला क्वेश्चन ये बोला कि सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम द फ्रेशली मिक्स कंक्रीट, क्या बोला जाता है इसको। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है कि सेपरेशन ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं। तो सुनना एक बात को कि देखो, जब आपने कंक्रीट प्रिपेयर करा होगा, कंक्रीट में क्या मिक्स किया, कंक्रीट में आपने कोर्स एग्रीगेट मिक्स किया होगा, फाइन एग्रीगेट मिक्स किया, कंक्रीट में आपने सीमेंट मिक्स किया होगा, और कंक्रीट में आपने एडमिक्सचर मिक्स किया और वाटर मिक्स किया। ठीक है, और हर इस
मिक्सर के हर एक जो कंपोनेंट है, ये हर एक कंपोनेंट का स्पेसिफिक डेंसिटी अलग अलग है। तो अगर आप देखोगे तो सीमेंट में आपने कोर्स एग्रीगेट, सैंड और आप जो भी मतलब सीमेंट यूज किया, इन सब में जो वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक डेंसिटी सबसे कम निकल के आती है। अगर वाटर की स्पेसिफिक डेंसिटी सबसे कम निकल के आई तो वाटर के पास टेंडेंसी होगा कहाँ पे, ऊपर आने का। जो कंक्रीट का आपने मिक्स बनाया, उस मिक्स में वाटर ये चाहेगा सबसे ऊपर आके इकट्ठा हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या करता है, वाटर क्या करता है, वाटर सीप आउट हो गए, मिक्सर से सीप आउट होकर कंक्रीट के सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग में वाटर क्या होता है, वाटर कंक्रीट मिक्सचर से सीप आउट होके कंक्रीट के सरफेस पे आके जमा हो जाता है। और इस प्रोसेस को, जो वाटर सीप आउट होके कंक्रीट के सरफेस पे आके जमा हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। ठीक है। और दूसरी बात, अब जब कंक्रीट सीप आउट होके कहाँ के, जब कंक्रीट सीप आउट होकर कंक्रीट के सरफेस पे आके इकट्ठा होगा, तो कंक्रीट अकेले नहीं आएगा, कंक्रीट अपने साथ सीमेंट, अपने पास सीमेंट, जो अब कंक्रीट क्या होगा, कंक्रीट ने सीमेंट के साथ मिलकर सीमेंट पेस्ट बनाया होगा। तो अगर कंक्रीट के साथ सीमेंट पेस्ट अगर बाहर आके किस पे, कंक्रीट के सरफेस पे, अगर ये कंक्रीट के सरफेस पे ये जो सीमेंट पेस्ट आके इकट्ठा हो जाए, ठीक है, इकट्ठा हो जाए, इसका एक लेयर बना दे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटेंस बोलते हैं। ठीक है, लेटेंस क्या बोलते हैं, इसको हम लेटेंस बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, लेटेंस बोलते हैं। कि अगर कंक्रीट में से सीमेंट पेस्ट सीप आउट होके कंक्रीट के सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाए, उस लेयर को क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं लेटेंस बोलते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ वाटर के, इस ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, आपके पास अगला क्वेश्चन ये कि सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अभी तक हमने बात किया था सेपरेशन ऑफ वाटर की, अब बात यहाँ पे कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मोटार ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। ठीक है। अब देखो जो कोर्स एग्रीगेट, अब देखो होगा क्या, अभी हमने आपको बताया कि वाटर की डेंसिटी सबसे कम होती है। अगर वाटर की डेंसिटी सबसे कम है तो वाटर के पास टेंडेंसी क्या होगा कि सीप आउट होके वो कंक्रीट के सबसे ऊपर जाके इकट्ठा हो जाए। इस प्रोसेस को हमने ब्लीडिंग बोल दिया। लेकिन यहाँ पे अब जो कोर्स एग्रीगेट होता है, कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट की जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा निकल जाती है। अगर इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी सबसे ज़्यादा निकल के आएगी तो ड्यू टू द ग्रेविटी इफेक्ट कोर्स एग्रीगेट क्या करेगा, कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट तो सेपरेट आउट होकर नीचे बैठना चाहेगा। अगर वो सेपरेट आउट होकर नीचे बैठना चाहेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द कंक्रीट इज नोन एज सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंक्रीट इज नोन एज ब्लीडिंग। ठीक है। तो सेपरेशन क्या हो गया। अब एक बात बताओ, आपने मिक्सचर तो बनाया किसका, वाटर एग्रीगेट सीमेंट एंड एडमिक्सचर का। तो अब आप जब प्लेसिंग करोगे ना तो एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि अगर आप सेग्रीगेशन को अवॉइड करना चाहते हो, अगर आप सेग्रीगेशन को अवॉइड करना चाहते हो, तो जो हाइट ऑफ प्लेसिंग होगी इसकी एक वैल्यू पर निकल आती है। इसकी वैल्यू कितना निकल आती है, कोड में ये वैल्यू स्पेसिफाइड है कि फॉर द प्लेसिंग ऑफ टू प्रिवेंट दिस सेग्रीगेशन, जो मैक्सिमम हाइट फॉर द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट निकल के आनी चाहिए, कितना निकल के आनी चाहिए, वो 150 सेंटीमीटर निकल के आनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या चाहेंगे, हम सेग्रीगेशन को अवॉइड करना चाहेंगे। अब आपको पता है कि कोर्स एग्रीगेट का स्पेसिफिक डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके पास टेंडेंसी तो होगा नीचे बैठने का। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अगर हम अपने हाइट ऑफ प्लेसिंग को अगर हम 150 सेंटीमीटर से कम रखेंगे तो ये सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। तो हमको यही चाहिए, हम क्या चाहेंगे, सेग्रीगेशन ना हो पाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लेसिंग कितना लगाएंगे, कंक्रीट 150 सेंटीमीटर से कम रखेंगे। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। और ये सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आप वापस से बनेंगे। ठीक है। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप देख लो कि प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट कितना चाहिए, 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। कब, कि आप सेग्रीगेशन अवॉइड हो जाए। ठीक है, आपका क्या हो जाए, सेग्रीगेशन अवॉइड हो जाए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन चेक कर लो क्या। अच्छा, आपसे ये बोला जा रहा है द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट डिपेंड ऑन। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है कि जो कंक्रीट आप बना रहे हो उसमें जो करेक्ट प्रोपोर्शन है वो किस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आप बैचिंग ऑफ कंक्रीट करते हो, बैचिंग में क्या करते हैं, हम करेक्ट प्रोपोर्शन में सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कंक्रीट प्रिपेयर करवाते हैं। अब आपसे ये बोला जा रहा है जो करेक्ट प्रोपोर्शन की बात आप कर रहे हो, वो करेक्ट प्रोपोर्शन किन किन बात पर डिपेंड करेगा। आप एक बात मेरे को बताओ, ये किन किन बात पर डिपेंड करेगा। आपके पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास है बल्किंग ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, बल्किंग ऑप्शन, बल्किंग ऑफ सैंड कुछ नहीं है। देखो सिंपल सा बात है कि आप एक देख लो, जो मॉइस्ट सैंड होगा, अगर आपके पास मॉइस्ट सैंड है, मॉइस्ट सैंड का वॉल्यूम ड्राई सैंड के वॉल्यूम से ज़्यादा निकल जाता है।
मॉइस्ट सैंड का वॉल्यूम ड्राई सैंड के वॉल्यूम से ज़्यादा निकल के आता है। क्यों ज़्यादा निकल के आता है? क्योंकि जब सैंड में वाटर मिलता है तो सैंड में जब वाटर मिलता है तो ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है। ये सैंड के अंदर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाता है। ये सारी बात हम सॉइल में करते हैं, ठीक, सॉइल मैकेनिज्म में ये सारी बात करते हैं कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या होता है। बट अभी के लिए ये समझ जाओ कि जो मॉइस्ट सैंड का जो वॉल्यूम होता है वो ड्राई सैंड के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप अपने कैलकुलेशन में ड्राई सैंड की जगह पे मॉइस्ट सैंड का कैलकुलेशन ले लिए तो आपके पास जो एक्चुअल में कंक्रीट में सैंड मिलाया होगा वो कम मिलाया होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मॉइस्ट सैंड का जो वॉल्यूम निकल के आता है वो ज़्यादा निकल के आता है किससे? ड्राई सैंड से। इसका मतलब ये कि जब आप मेजरमेंट किए होगे तो ज़्यादा वॉल्यूम क्या किए होगे? कम वॉल्यूम आपको ज़्यादा वॉल्यूम के टर्म में मेजर किए होगे। और जब कम वॉल्यूम को ज़्यादा वॉल्यूम के टर्म में मेजर किए होगे इसका मतलब आप जो रियल में आप जब रियल में कंक्रीट में सैंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? कम मिलाया होगा। इसका मतलब जो प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट है कंक्रीट का किस पे? वो डिपेंड कर जाएगा किस पे? बल्किंग ऑफ सैंड पे। दूसरा, वाटर करंट डायरेक्टली इफेक्ट करता है। वाटर आप मिलाते हो उसका करेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो वाटर करंट कंटेंट डायरेक्टली किसको डिपेंड कर जाता है? किसी कंक्रीट पे। एब्जॉर्प्शन, दूसरी बात जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है ये कैसे अफेक्ट करेगा? किसके? प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट को। जब आप वाटर कंक्रीट में मिलाओगे अगर ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाए किससे? कंक्रीट में आपके पास एग्रीगेट है, ठीक है। अगर आप कंक्रीट में एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, अगर ये वाटर इस एग्रीगेट से एब्जॉर्ब हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जितना पानी मिलाया उसमें से कुछ पानी एब्जॉर्ब हो गया किसमें? कंक्रीट में, एग्रीगेट में। इसका मतलब अब आपके पास कम वाटर बच पाएगा किसके लिए? हाइड्रेशन पर्पस के लिए। सीमेंट के हाइड्रेशन पर्पस के लिए अब आपके पास कम वाटर अवेलेबल रहेगा। जब आपके सीमेंट के हाइड्रेशन पर्पस के लिए कम वाटर अवेलेबल होगा इसका मतलब अब क्या हो जाएगा? सीमेंट का प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सीमेंट का स्ट्रेंथ क्या होगा? सीमेंट का स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा। इसलिए आपसे ये बोला जा रहा है कि आपसे क्वेश्चन ये है कि ये किस बात पे जो करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट अब कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन ये तीनों बात पे डिपेंड करेगा। किस बल्किंग ऑफ सैंड हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे वाटर कंटेंट कितना यूज कर रहे हो और पानी का ऑब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे भी ये बात डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज फॉर द कंक्रीट ग्रेड, ठीक है। आपसे देखो डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट कंक्रीट के स्ट्रेंथ यहाँ पे बना गया कि ऑर्डिनरी के लिए ऑर्डिनरी कंक्रीट आपके पास स्टैंडर्ड कंक्रीट है, आपके पास हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्या है? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट को किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट को किस में रखा गया है? तो आप देख लो ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन सा ग्रेड आता है, ठीक है। ऑर्डिनरी कंक्रीट में आपके पास ग्रेड आता है कितना आता है? M10, M20, M10, M15 और M20 और M25 से लेके कितना तक? M60 तक, 5 बढ़ाते जाओ और M65 से लेके M100 तक, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में कंक्रीट को रखा गया है। डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन सा है? M10 से लेके M20 तक है। स्टैंडर्ड कंक्रीट में कितना? M25 से लेके M60 तक है। और किसमें? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कितना रखते हैं? M65 से लेके M100 तक है। इसका मतलब हो गया कि M40 किस में आएगा? स्टैंडर्ड कंक्रीट में आएगा, न कि किसमें आएगा? ऑर्डिनरी कंक्रीट में आएगा। तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? डी पार्ट हो गया। सो ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज फॉर द कंक्रीट ग्रेड, कौन सा ऑप्शन हो गया? M40 हो गया, ठीक है। M40 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखना क्या, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्स एंड हॉलोज ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज, ठीक है। जब आप कंक्रीट की प्लेसिंग के बाद जब आप कंक्रीट की फिनिशिंग करते हो तो फिनिशिंग में 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिनिशिंग में 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन आपको, ठीक है। फिनिशिंग में आपके पास 3 चीज़ इन्वॉल्व होता है। पहला आपके पास स्क्रीडिंग है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या? दूसरा आपका फ्लोटिंग है। तीसरा आपके पास ट्रोलिंग है, ठीक है। तो आप जब सबसे पहले एक बार जब कंक्रीट को आप प्लेस कर दिए उसके बाद जो आपने जब कंक्रीट को प्लेस किया होगा जहाँ पे भी, तो वहाँ पे क्या होगा? कहीं पे कंक्रीट ज़्यादा लगा होगा, कहीं पे कंक्रीट कम लगा होगा। तो जो अगर इसको एक जो प्रॉपर ग्रेड हमको रिक्वायरमेंट है उस प्रॉपर ग्रेड में जो हम इसकी फिनिशिंग करते हैं, पहले स्टेप में जो फिनिशिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं कि ज़्यादा कंक्रीट को हटा लेते हैं और कम जहाँ पे कंक्रीट कम होता है वहाँ पे और कंक्रीट अप्लाई कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्रीडिंग बोलते हैं। ये जो पहला स्टेप है किसका? फिनिशिंग का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्क्रीडिंग। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, एक बार आपने स्क्रीडिंग कर लिया, स्क्रीडिंग में क्या कर लिया? जो ज़्यादा
ज़्यादा कंक्रीट कहीं पर अप्लाई हो गया, उसको आप स्क्रीड ऑफ कर लिए, उसको आप हटा लिए, कहीं पे कम कंक्रीट है आप उसको वहाँ पे और थोड़ा सा और कंक्रीट अप्लाई कर लिए। इसका मतलब जो पहला स्टेप है फिनिशिंग का, उसमें क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रीडिंग। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब जब आपने एक बार स्क्रीडिंग कर लिया तो कहीं पे इरेगुलरिटीज, अब वहाँ पे इरेगुलरिटीज बच जाएंगे, कुछ वाइट्स वहाँ पे बच जाएंगे। अब उसको क्या कर रहे हैं, उसको वापस हम फिनिश कर लेंगे, उसको फिनिशिंग वापस से करते हैं, उसको फ्लोटिंग बोलते हैं। और जो लास्ट स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास देख लो, ये आपके पास क्या है, ये देखो आपके पास है, ये स्क्रीडिंग है। ठीक है, ये स्क्रीडिंग, ये स्क्रीडिंग है। दूसरा क्या है, दूसरा फ्लोटिंग है। और तीसरा जो स्टेप है, लास्ट स्टेप, जो फिनिशिंग का लास्ट स्टेप है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉलिंग बोलते हैं। और ट्रॉलिंग कब करते हैं, जब एक बार कंक्रीट हार्ड हो चुका होता है उसके बाद हम ट्रॉलिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक बार जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है तब उसको हम ट्रॉलिंग करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए आज के। ठीक है, आज के सारे क्वेश्चन हो गए कंक्रीट के। चलो इसको कल देखते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इसको कल वाले क्लास में देखेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप अब क्या कर सकते हो, अब टाइम आ गया है, किसका, अब टाइम आ गया है प्रिपरेशन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। तो आप क्या करो, अब जल्दी से इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। और अगर आप आज के दिन में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया, अगर आप SSC JEE का पेपर 1 केवल पेपर 1 परचेज करना चाहते हो उसके लिए प्राइस है कितना, 399 का। सो थैंक यू एवरीवन।